स्टूडेंट हमारी नीतियाँ, युक्तियाँ और विधियाँ चल रही थी, जिसमें कि हमारी 11 हो चुकी थी, जो कि हमारी अनवर्ग या ट्यूटोरियल नीति थी। आज हम 12 देखेंगे, ऐतिहासिक खोज नीति। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इनमें ज़्यादा समझाने लायक चीज़ें नहीं हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप लोग की समझ में आ ही रही होंगी। जहाँ एक्सप्लेन करना है वहाँ मैं कर रही हूँ और कर भी दूंगी आगे। चलिए, फिर भी समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए इसे देखते हैं जल्दी से। इस टॉपिक को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। चलिए इसे देखते हैं। ऐतिहासिक खोज में छात्रों को किसी भी घटना के अनुसंधान को लेकर उसके प्रारंभिक विकास के स्तर से गुजारा जाता है। इस नीति में छात्रों को प्रथम खोजकर्ता से अंतिम खोजकर्ता या वैज्ञानिक तक के संबंध में आविष्कारक की स्थिति में रखा जाता है। इसमें छात्रों को इस प्रकार से रखा जाता है जिससे कि वे भली भांति देख सकें कि किस प्रकार के विभिन्न खोजकर्ताओं के विश्वास कैसे समय खोजों तथा आविष्कारों के तथ्यों के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। इस प्रकार ये एक सिद्धांत के पश्चात दूसरा सिद्धांत निकलता है या परिवर्तित होता है। इस प्रणाली में छात्र विभिन्न तथ्यों और अनुमान के अंतर का मूल्यांकन भी करते हैं। श्री गर्ग 1973 ने इस नीति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसमें छात्र इस बात को स्वीकार करते हैं, अनुमान तब तक सत्य है कि जब तक कि वह समस्त प्रेक्षित घटनाओं को समझा सके। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा घटनाओं के विकास की प्रक्रिया देख सकते हैं, अर्थात अपरिपक्व अनुमान से लेकर परिपक्व अन्वेषण खोज तक। ये समझ में आ गया होगा कि ऐतिहासिक खोज नीति क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। इस शिक्षण नीति के प्रवर्तक J.S. ब्रूनर हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आ जाता है कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो J.S. ब्रूनर हैं। बाकी और कुछ समझाने लायक नहीं है इसमें। ये बस एक जरूरी पॉइंट था तो वो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। उनके अनुसार खोज विधि में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आयु, कक्षा तथा अन्य संबंधित तथ्यों के अनुरूप मौलिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है तथा इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है जिससे नवीन तथ्यों का बोध होने लगता है। इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है जिससे नए तथ्य का ज्ञान होता है। ठीक है। यह विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है और छात्रों के चिंतन, सूझबूझ तथा निरीक्षण क्षमताओं का विकास करती है। ये विधि ऐसी है जिसमें छात्र सक्रिय रहते हैं और उनकी सूझबूझ और निरीक्षण क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है। चलिए आगे इसकी विशेषताएं देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहली विशेषता तो यही थी कि इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं और ये सूझबूझ का विकास होता है, तो ये भी देखिए आएगी ये आगे। चलिए, यह छात्रों को खोजकर्ता बनाती है और छात्रों को खोज विधियों में पारंगत करने की ओर प्रयत्नशील रहती है। यह निरीक्षण, चिंतन तथा सूझबूझ का उपयोग करती है तथा उनका विकास करती है। सामाजिक या वैज्ञानिक तथ्यों को रटने की अपेक्षा उन्हें समझने का अवसर प्रदान करती है। सृजनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। छात्र इसके माध्यम से नए ज्ञान की खोज करते हैं और इसे स्थायी रूप से याद रखने का प्रयत्न करते हैं। छात्रों की विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की क्षमता का विकास किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को यह मालूम हो जाता है कि वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जाए। छात्रों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कैसे इस सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत परिवर्तित होता है तथा कैसे नया सिद्धांत निकलता है। छात्रों के लिए यह विधि रोचकता उत्पन्न करती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह विधि सभी विषयों या प्रकरणों पर लागू नहीं हो सकती। इस विधि में शिक्षण की गति काफ़ी धीमी हो जाती है। इस विधि में छात्र सक्रिय तो रहते हैं लेकिन उन्हें स्वयं करने के लिए अवसर नहीं मिलते। यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है और ये इसमें
ये बनाया हुआ है इन्होंने और ये अंतर बताए हुए हैं, ये आप देख लीजिए क्या क्या अंतर है खोज विधि में और अन्वेषण में, ये दिए हुए हैं। इनका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है और अन्वेषण विधि का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है खोज विधि का, और इसका संबंध वर्तमान के अध्ययन से होता है। ठीक है, और इसमें तथ्यों की व्याख्या वस्तुनिष्ठ हो जाती है और इसमें पाठ्य वस्तु का बोध वस्तुनिष्ठ रूप में छात्रों को कराया जाता है। ये इसके अंतर हैं दोनों विधि के। यह विधि महाराष्ट्र के कुछ विद्यालयों में बहुत प्रचलित है। वहाँ पर कक्षा 6, 7 तथा 8, 6, 7, 8 के लिए छात्रों को इस विधि के आधार पर थीसिस लिखनी पड़ती हैं और थीसिस लिखने का प्रयोग वहाँ काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हो रहा है। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है ये विधि और ये 6, 7, 8 के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये हमारी ऐतिहासिक खोज विधि फिनिश हो गई है। ये आपकी समझ में आई गई होगी, नहीं समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा। और इसमें समझाने लायक कोई चीज़ ऐसी थी नहीं, बस इसमें थोड़ा सा यही था कि ये कौन इसके प्रवर्तक हैं और ये सन पूछा जा सकता है, तो ये इसमें बताया है। ये ही ज़रूरी है, बाकी इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा और कुछ भी समझना हो पूछ लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।